हम पढ़ेंगे मौर्य काल। सबसे पहले जैसे पेपर में आता है मौर्य काल, आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेना चाहिए, इतना मीटर दूंगा मैं। अब देखते हैं कि मौर्य काल कैसे बना, कहाँ से आया मौर्य काल। तो बात कर लेते हैं, जब अगर मैं भारत की बात करूं, देखिए जैसे भी अगर भारत की बात करें, इस तरह भारत की अगर मैप की स्थिति की बात करें ऐसा है, और यहाँ पर एक शासन था, यहाँ है मगध, ठीक है। और इस मगध पर बहुत सारे आक्रमण हुए, अलग अलग राजवंशों ने शासन किया, और उसी के अंतर्गत एक शासन किया था जिस शासन का नाम था नंद वंश। और ये क्यों महत्वपूर्ण था मगध, क्योंकि एक व्यापारिक, ये समुद्र के साथ लगता था और यहाँ व्यापार के बहुत सारे माध्यम थे। कच्चे वस्तु की जो व्यापार के लिए कच्चे माल की उपयोगिता वो यहाँ मिलती थी, समुद्र के किनारे था, नदियों का बाहुल्य क्षेत्र था, कृषि वगैरह खूब होती थी क्योंकि यहाँ से नदियाँ बहुत निकलती हैं। इसीलिए ये मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ, क्योंकि हर तरह की जो आवश्यकताएं थी वो यहाँ पूर्ति कर रही थी। अब देखिए मगध पर उस समय नंद वंश का शासन था, और अगर बात करें नंद वंश की, नंद वंश, और इस वंश का अंतिम शासक माने कौन था, घनानंद था। अंतिम कौन था, घनानंद था। अब ये घनानंद क्या था, अब देखिए घनानंद था मस्त आदमी, एक नंबर पियक्कड़ आदमी, फुल पी के टाइट रहता था, और बहुत मनोरंजन, यानी पिए हुए आदमी को कुछ नहीं चाहिए। अब इसने क्या कर दिया, इस घनानंद ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ की जो जनता थी उस पर क्या लगा दिए, इसने कर लगा दिए। कर कितने का लगा दिए, बहुत ज्यादा कर लगा दिए, यानी अत्यधिक कर लगा दिए। जब जनता पर कर लगाएगा तो राजा को क्या मिलेगा, राजस्व मिलेगा। और वो उसमें क्या करता था, ये बुरी लतें जैसे मदिरा पीता था, ठीक है, और ऊट पटांग जितनी हरकतें कहते हैं, जिसको बिगड़ेड़ो टिंगर हो वो टिंगर हो घनानंद। अब ई बात ने ध्यान करण खातर के करो, लोगा इन क्यों कह भी इया ना कर, तुम्हारे मारे आवे, ऐसा मत कर, हमें मार मत। तो उन्होंने ये कहा कि आप एक काम करो, मैं तो इतने ही कर बढ़ाऊंगा, अगर आपको अगर कोई सूट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है। आप ये जनता क्या हुई बेचारी, त्राही त्राही मान करने लगी, और जनता हो गई परेशान। अब जनता परेशान हो गई तो ये चली गई कहां पर है, सबसे बड़े, जनता जब किसी को दुख होता है तो किसके पास जाती है, जनता को जब दुख होता है तो जनता जाती है किसी विद्वान व्यक्ति के पास। किसके पास जाती है, विद्वान व्यक्ति के पास जाती है, ठीक है। और उस समय विद्वान कौन था, उस समय विद्वान था आपका कौन, विष्णुगुप्त। कौन था, विष्णुगुप्त। और ये कहां था, तो ध्यान रखना ये आपका कहां था, अगर बात करें भारत के संदर्भ की तो वर्तमान की जो स्थिति है वो इस तरह की है अपने भारत की, ठीक है ना। भारत की वर्तमान स्थिति कैसी है, ऐसी है। परंतु उस समय ये जो क्षेत्र था ये भी किस में आता था, ये भारत के अंतर्गत आता था, और यहाँ पर एक विश्वविद्यालय पढ़ता था जिसका नाम था क्या, तक्षशिला। उस विद्यालय का नाम क्या था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, और वहां के आचार्य थे कौन, विष्णुगुप्त, ठीक है। अब विष्णुगुप्त थे, सारी जनता यहाँ मगध से क्या हुई, यहाँ सारी जनता कहाँ चली गई, यहाँ गई विष्णुगुप्त के पास कि आप जाकर हमारे जो राजा हैं घनानंद जी उनको समझाइए कि हमारे पे इतने टैक्स वगैरह ना लगाए। अब क्या हो, अण क्यों, ठीक है भैया कोई बात नहीं, ट्राई मार के देख लेंगा। ओ क्या हुआ, चाहे क्या यहाँ से चलता है, यानी विष्णुगुप्त ओरिजिनल नाम है किसका, चाणक्य का, ठीक है। और चाणक्य क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चणक जाति में पैदा हुआ था। किस जाति में पैदा हुआ था, ब्राह्मणों की एक जाति है चणक, उस जाति में पैदा होने के कारण इसे क्या बोला गया, चाणक्य। परंतु ओरिजिनल नाम क्या है इसका, विष्णुगुप्त। इसी को क्या बोलते हैं, कौटिल्य। क्यों बोलते हैं कौटिल्य, क्योंकि ये कूटनीति में क्या था, माहिर था। कूटनीति में क्या था, माहिर था, इसीलिए कूटनीति में माहिर होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, कौटिल्य। और इसी को क्या बोलते हैं, अजय, जिसे कोई जीत ना सके। और चाणक्य को कोई नहीं जीत सका था राजनीति में, इसलिए ये विष्णुगुप्त के अन्य नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, अजय। और चाणक्य इसलिए कहते हैं कि चणक जाति में पैदा हुआ, कौटिल्य इसलिए कहते हैं कूटनीति में माहिर था, और अजय इसलिए कहते हैं कि इसे कोई नहीं जीत सका। तो मूल नाम क्या है, विष्णुगुप्त। बहुत बार पूछा गया है कि चाणक्य का मूल नाम क्या था, विष्णुगुप्त। और ये कहाँ थे, तक्षशिला विद्यालय में आचार्य थे।
यानी विद्वान थे। अब ये सारी जनता इसके पास गई कि गणानंद को समझाओ, हमारे पे बहुत टैक्स लगा रहा है और हमारे पे बहुत ही अत्याचार कर रहा है। अब यहाँ से क्या हुआ, विष्णुगुप्त जी चल पड़े हैं, ठीक है। और विष्णुगुप्त जी कहाँ पहुँच गए हैं, मगध पहुँच गए हैं, ठीक है, मगध पहुँच गए हैं। और यहाँ पर एक दरबान खड़ा है, हाथ में लाठी लिए, ठीक है। और इस जो आपने देखा होगा भवन का मुख्य द्वार होता है, उस पर दरबान रहते थे। अब ये यहाँ आए हैं आपके पास कौन, चाणक्य आए हैं, ठीक है, चाणक्य आए हैं। और इन्होंने आके पूछा इससे कि मुझे किससे मिलना है, गणानंद जी से मिलना है, मेरी बात करवाओ। तो अब ये जो दरबार था, उसने दरबान ने ये कहा कि आप वेट कीजिए, दरबान ने ये कहा कि आप बैठ जाइए। और ये बैठ जाते हैं, कहते आपको इंतजार करना पड़ेगा, राजा जो गणानंद जी है वो मीटिंग में है, यानी बहुत गहरी वार्ता चल रही है, वहां पे है, आप बैठिए। अब चाणक्य 2-3 घंटे बैठे रहे और चाणक्य का पारा क्या हो गया, चढ़ गया, क्योंकि विद्वान था और उसमें इसकी सब लोग मानते थे चाणक्य की। अब ये इसका पारा चढ़ गया, इसको आया गुस्सा और इसने कहा तू जाता है या मेरा समाचार दे दे जाके कि तक्षशिला से कौन आए हैं, विष्णुगुप्त जी आए और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहते मैंने आपको कहा था, दरबार ने आंखें दिखाई, दरबार ने क्या दिखाई, आंखें दिखाई, गुस्सा, कहता चल बैठ जा। अब चाणक्य को आ गया गुस्सा, चाणक्य ने क्या किया, इसकी 4 मारी रेपटों की और जबरदस्ती कहाँ घुस गया, दरबार में। और आगे जाके देखता है तो ये अपने राजा साहब, ठीक है, ये राजा साहब सोए पड़े थे और इधर बार डांस ने क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, ठीक है, नाच रही थी, नर्तकियां डांस कर रही थी। और ये पूरी शराब के नशे में धुत यहाँ आराम से डांस देख रहा था। चाणक्य ने जाके देखा कि वास्तव में जनता तो सही कर रही है, कि ये तो वास्तव में ही मदिरा का सेवन करता है और जितने अत्याचार करेगा, अगर काम नहीं करेगा राजा तो फिर जनता की सेवा कैसे करेगा। तो इसने कहा, किसने, चाणक्य ने ये कहा कि देखिए राजन, मैं आपके पास जनता की फरियाद लेके आया हूं। चाणक्य ने कहा कि मैं आपके पास जनता की क्या लेके आया हूं, फरियाद लेके आया हूं। गणानंद ने कहा बोलिए आप कौन, मैं आपको जानता ही नहीं। तो उसने, चाणक्य ने अपना परिचय दिया कि मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक आचार्य हूं, मेरा नाम विष्णुगुप्त है और मैं जनता पर आपने जो कर लगा रखे हैं उनके बारे में बात करने आया हूं। जनता आपसे बहुत दुखी है और आप ऐसा न करें। अब ये पूरा नशे में मस्त था कौन, गणानंद। और इसने कहा कौन है, चल मैं नहीं करता कर, मैं तो और बढ़ाऊंगा। जब ऐसा वार्ता होती है वहां पर तो चाणक्य को आ जाता है गुस्सा। चाणक्य क्या हो जाता है, फुल गुस्से में क्रोधित हो जाता है और कहता है अगर तू मेरी बात नहीं मान रहा है तो मैं तेरे समूल वंश का, कौन से वंश का, नंद वंश का क्या कर दूंगा, खात्मा कर दूंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या कर दूंगा, खात्मा कर दूंगा। और गणानंद कहते जा जा, नशे में था, तेरे वर्गा बहुत देखे, तेरे वर्गा बहुत देखे, मैंने खत्म करना रह गया, मर गया। और उसी समय प्रतिज्ञा करता है कौन, चाणक्य या विष्णुगुप्त, क्या कि जब तक मैं नंद वंश को समाप्त नहीं कर दूं तब तक अपनी शिखा में क्या नहीं लगाऊंगा, गांठ नहीं लगाऊंगा। शिखा समझते हो ना, चोटी। और वहीं से प्रतिज्ञा करके और कौन चल देते हैं, चाणक्य वापिस कहां, तक्षशिला की ओर चल देते हैं। और इनकी बात गणानंद नहीं मानता और ये वापिस तक्षशिला जाने की तैयारी करते हैं। यहां से वापिस जा रहे हैं, जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक चीज देखते हैं ये, ठीक है, रास्ते में ये क्या देखते हैं, एक चीज देखते हैं, क्या कि एक ऐसे पिंजरा था, ठीक है, और यहां पर बहुत सारी जनता खड़ी थी, ठीक है, बहुत सारी क्या खड़ी थी, जनता खड़ी थी ऐसे। और यहां पर अपने चाणक्य भी खड़े हैं, चाणक्य भी उस खड़े खड़े देख रहे हैं। और यहां पर इसके अंदर क्या था, एक शेर या बाघ, कई किताबें बाघ लिखते हैं, कई बार शेर लिखा होता है। अब यहां पर इस पिंजरे में शेर था और यहां पर एक शिकारी सबको चैलेंज कर रहा है, क्या कि कोई है जो इस शेर को क्या कर दे, बाहर निकाल दे। है कोई आप में से माई का लाल जो इसको, कोई नहीं आ रहा था, सारी जनता देख रही थी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो शेर को पिंजरे से बाहर निकाल दे। और वो दृश्य कौन देख रहे थे, चाणक्य देख रहे थे। कहां, तक्षशिला जाते समय चाणक्य ने यह दृश्य देखा, वो देखते रहे। तो कुछ समय बाद यहां पर एक युवक आता है,
कुछ समय बाद यहां पर एक युवक आता है, वो कहता है मैं ये आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं और मैं इसे क्या कर दूंगा, शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकता हूं। और तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने मशाल जलाई और मशाल जलाकर इस शेर के सामने या इस बाघ के सामने लेके गया और इसे पिंजरे से बाहर कर दिया और वो शेर क्या हो गया, आग से डरकर भाग गया। तब इस व्यक्ति का साहस देखा उन्होंने, हिम्मत देखी, किसने, चाणक्य ने। चाणक्य वहां देख रहे थे कि कोई नहीं आया और ये बच्चा आता है, एक बच्चा था, पूरा व्यक्ति भी नहीं था, बच्चा था कम उम्र का, और वो आता है हाथ में मशाल लेकर उस बाघ को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तब उन्होंने देखा कि इस बच्चे में बहुत साहस है। तो चाणक्य आते हैं किसके पास, इस शिकारी के पास, जिसका क्या था, बाघ था। शिकारी को कहते हैं कि मुझे आपसे एक काम है। तो उन्होंने कहा क्या काम है, तो कहा मुझे ये बच्चा चाहिए, क्या आप मुझे बच्चा दे सकते हो। अब इसने कहा ऐसे कैसे दे दूं, ये बच्चा मैं ऐसे कैसे दे दूं, मुझे तो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब ये कुछ ना कुछ चाहिए का अर्थ क्या था, वो क्या मांग रहा था, धन मांग रहा था। चाणक्य ने कहा कि बोल कितने, क्या चाहिए। तो इसने कहा कि मुझे 1000 काशापर्ण दे दो और बच्चे को क्या कर लो, ले जाओ। यानी उस समय जो मुद्रा मांगी गई, और यही बच्चा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये बच्चा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आई बात है। और चंद्रगुप्त मौर्य इसे 1000 काशापर्ण में खरीदते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पेपरों में पूछा गया है कि इसे कितने पैसों में खरीदा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य के द्वारा। तो 1000 काशापर्ण में इसे खरीदा गया। और चाणक्य इस बच्चे को लेकर कहां चले जाते हैं, तक्षशिला। ठीक है। और जो खेला जा रहा था, पेपरों में यह प्रश्न भी पूछा गया है कि जो खेल खेला जा रहा था, जैसे ये पिंजरे वाला सीन था, और जो यहाँ खेल खेला जा रहा था, उस खेल का क्या नाम है, तो उस खेल का नाम है राजकीलम खेल। राजकीलम खेल क्या होता है, पिंजरे में क्या था, बाघ बंद था और उसको क्या करना था, बाहर निकालना था, उस खेल। और ये नाम बहुत बार पूछते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने कौन से खेल के दौरान खरीदा था, तो कौन सा खेल था, वो राजकीलम। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये बात समझ में आ गई। और ये चाणक्य को लेकर कहां चले जाते हैं, तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चले जाते हैं, जो वर्तमान कहां है, पाकिस्तान में है। वहां ले जाते हैं, उसको शिक्षा देते हैं और उसको तैयार करते हैं। परंतु कई बार आरपीएससी की तो नहीं, यूपीएससी की बात करें तो उस समय का प्रश्न इस तरह से पूछ लेते हैं कि उस समय, जैसे यहां मगध पर किसका शासन है, मगध पर शासन है किसका, नंद वंश का एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, गणानंद। और यहाँ कौन है, यहाँ पे है कौटिल्य, चाणक्य और सीएम चंद्रगुप्त मौर्य। ये स्थिति थी। परंतु क्या भारत में ऐसी स्थिति थी, नहीं। अगर वो आपको पूछ ले भारत से बाहर, जब गणानंद यहां शासक था तो विदेशी आक्रांता कौन था, तो ध्यान रखना गणानंद के समकालीन कौन था, गणानंद के समकालीन कौन था, तो ध्यान रखना है सिकंदर था। सिकंदर का ओरिजिनल नाम क्या है, अलेक्जेंडर। क्या नाम था, अलेक्जेंडर। अब इसका वृत्तांत क्या था, तो देखिए ये क्या वृत्तांत था, मैं इरेज कर देता हूं, फिर उसके बाद में आपको बताता हूं कि गणानंद के समय जब यहां भारत के अंदर मगध पर गणानंद का शासन था, उस समय विदेश में, तो कहां, यूनान। और यूनान का कौन सा देश, मकदूनिया। और मकदूनिया का शासक कौन था, फिलिप द्वितीय। कौन शासक था, फिलिप। ध्यान रखना है, मकदूनिया का कौन सा शासक था, फिलिप द्वितीय। बहुत ही मार्मिक दृश्य था। कैसा दृश्य है कि एक व्यक्ति, ये चारपाई है और इस पर क्या है, वो सोया पड़ा है, ठीक है, और एक व्यक्ति इसके पास बैठा है, ठीक है। ये है आपका कौन, फिलिप द्वितीय। ये अंतिम समय में था, अपने अंतिम समय में था, और इसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। और ये इसके पास इसका बेटा बैठा है, कौन, अलेक्जेंडर, या आप इसे बोल सकते हो क्या, सिकंदर। अब इसने पूछा, पिताजी आपकी कोई अंतिम इच्छा है। बहुत ही मार्मिक दृश्य है।
बाप रो रहा है, बेटा देख रहा है, और इसने पूछा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा? तो उसने कहा कि बेटा मेरी अंतिम इच्छा ये थी कि मैं क्या बनूं, कि मैं विश्व विजेता बनूं, मैं सारे विश्व को क्या कर लूं, जीत लूं। ये इच्छा मेरी पूरी नहीं है उसकी। अगर तू कर सकता है तो मुझे वचन दे कि तू एक दिन विश्व विजेता बनेगा। किसने कहा? मरते हुए बाप ने एक बेटे को कहा, और बेटा कौन था? अलेक्जेंडर। उसने कहा पिताजी आपकी जो इच्छा थी वो मैं जरूर पूरी करूंगा। इसी के साथ ये अंतिम सांस लेते हैं और अपने बाप को ये अलेक्जेंडर वचन दे देता है कि मुझे क्या करना है, विश्व विजेता बनना है। अब विश्व विजेता बनना है तो उसके बाद सिकंदर अपने अभियान करेगा। सिकंदर क्या करेगा? अपने अभियान करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब सिकंदर कहाँ, अब उसको विश्व विजेता बनना है तो सबसे पहले क्या करेगा? किसी ने किसी देश को जीतना शुरू करेगा तो उसने सबसे पहले सिकंदर ने सबसे पहले अगर बात करें, सिकंदर मगध पर शासन गणानंद का था। तो अगर बात करें 326 की या 325 की, ठीक है, 325 ईसा पूर्व में सबसे पहले इसने बैक्टीरिया नंबर 1, 2 नंबर की बात करें काबुल, और 3 नंबर की बात करें कंधार, इनको जीता। और काबुल कंधार की बात करें तो यहां यानी तक्षशिला के आसपास के क्षेत्रों को इसने क्या कर लिया? जीत लिया। अब इसमें पूरा जोश आ चुका है और उसने अपने बाप को वचन दिया था कि मैं क्या बनूंगा? विश्व विजेता बनूंगा। और अब ये पूरा जोश के साथ इन तीनों को जीतने के बाद अब ये किसकी तरफ बढ़ा? यहां अगर बात करें, यहां मैं इरेज कर रहा हूं इसको, अब ये किसकी तरफ बढ़ा? ठीक है, अब ये बढ़ा है हिंदुकुश पर्वत की तरफ। किसकी तरफ बढ़ा? हिंदुकुश पर्वत की तरफ। क्या मुझे अब कहां आएगा? ये भारत में आएगा। और भारत में कहां आएगा? जहां मेन राजधानी होगी, जहां पर सबसे ज्यादा सत्ता स्थापित होगी। तो कहां थी? मगध पे। अब ये क्या करेगा? मगध पर क्या करेगा? शासन करेगा। अब यहां जब ये बढ़ा तो ध्यान रखना है, ये मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं क्योंकि अपने को ये बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर बात करें भारत की, ठीक है, अगर बात करें भारत की तो भारत की स्थिति लगभग ऐसे थी। और ध्यान रखना भारत के यहां पर क्या है? नदियां हैं कि नहीं है? यहां पर क्या है? भारत के नदियां हैं। और ये नदियां, इन नदियों को पार करना क्या था? मुश्किल था। और हिंदुकुश पर्वत की बात हो रही है तो ये भारत पहुंचेगा हिंदुकुश पर्वत पर। और भारत में सबसे पहले अगर बात करें, भारत में सबसे पहले कहां आया था? अगर सिकंदर की बात करें तो ये जो क्षेत्र था ये भारत के अंतर्गत ही था। तो ये सबसे पहले अगर आप पूछ ले कि सिकंदर कहां आया था तो कहां आया था? तक्षशिला आया था। ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले तक्षशिला आया। ठीक है, और उस समय अगर बात करें कि तक्षशिला विश्वविद्यालय था, यहाँ चाणक्य था। ठीक है, परंतु अगर बात कर लें कि तक्षशिला का शासक कौन था तो ध्यान रखना भारत के लिए बहुत ही दुखद शासक था जिसका नाम था अंबी। कौन था? अंबी। अब अंबी तक्षशिला का शासक है और जैसे ही सिकंदर ने तक्षशिला पर आक्रमण किया, अंबी तो क्या हो गयो? हाथ जोड़े खड़े हो गयो, महाराज मारसा के मारू कौन लड़ी जाए, मारू तो कौन लड़ जाए, मान तो माफ करो थे। और माफ करो अर्थात ये बिना युद्ध लड़े ही, ध्यान रखना अंबी तक्षशिला का शासक था, ये बिना युद्ध लड़े क्या कर देता है? सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, और ध्यान रखना भारत के इतिहास की बात करें, भारत के इतिहास का सर्वप्रथम देशद्रोही कौन था? अंबी था। भारत के इतिहास का प्रथम या सर्वप्रथम देशद्रोही कौन था? ये अंबी था। कहां का शासक था? तक्षशिला का शासक था। तो ध्यान रखना, आपको प्रश्न पूछ सकता है, पूछा गया प्रश्न है कि भारत का पहला देशद्रोही कौन था? तो अंबी था। अंबी कहां का शासक था? तक्षशिला का शासक था। सिकंदर के सामने बिना युद्ध लड़े अपने हथियार डाल दिए थे और अपना तक्षशिला किसको दे दिया था? इसने। अब बस देखो, जो आदमी ऐसा होता है, जो देशद्रोही, उसमें कोई ना कोई तो क्या होगी? विशेषता होगी। और इस अंबी की क्या विशेषता थी? ये नदियों पर पुल बनाने में क्या था? माहिर था। नदियों पर पुल बनाने में क्या था? माहिर था। पुल बनाने में माहिर था। ये इसकी खास बात थी। तो ध्यान रखना, दोबारा रिपीट करवा रहा हूं कि भारत में जब शासन मगध था, और मगध पर शासन किसका था? गणानंद का था। उसी समय विदेश में यूनान में मकदूनिया का शासक कौन था? फिलिप द्वितीय।
और फिलिप द्वितीय बिल्कुल मरणावस्था में था। उसने अपने बेटे सिकंदर यानी अलेक्जेंडर को यह कहा कि मुझे विश्व विजेता बनने की जो चाहती है वो पूरी नहीं हुई, बेटा तू पूरी करना। और उस संदर्भ में सिकंदर सबसे पहले बैक्टीरिया, काबुल, कंधार को जीतता है और फिर भारत के कौन से स्थान पर, तक्षशिला पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और उस समय तक्षशिला का शासक कौन था, अम्बी था। ये बिना युद्ध लड़े सिकंदर के सामने क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। अर्थात बात करें भारत के इतिहास का सर्वप्रथम देशद्रोही कौन था, अम्बी था। ठीक है। और इस अम्बी की क्या विशेषता थी कि ये नदियों पर पुल बनाने में क्या था, माहिर था। और इसने जगह जगह क्या बना दिए थे, नदियों पर पुल बनाए थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, ये मैंने आपको नदियां बताई थी। अगर बात करें सिंधु, सतलज, झेलम, सारी नदियां ये ना, व्यास, ये सारी नदियां कहाँ हैं, इधर ही तो हैं। ठीक है ना। तो ये सारी ऊपर का जो भाग था ये नदियों से था, परंतु भारत में जब घुसना है तो इस तरफ तो समुद्र है, इस तरफ समुद्र है, इस तरफ से आ नहीं सकते। तो यहाँ कहां से घुसेगा, इस तरफ से ही घुसेगा। और इस तरफ उसे क्या पार करना पड़ेगा, नदियों को पार करना पड़ेगा। और नदियों को पार करने के लिए किसकी जरूरत थी, पुल की जरूरत थी। पुल के लिए उसने कौन से शासक को पटा लिया था, अम्बी को अपने अधीन कर लिया था। अब सिकंदर क्या करेगा, सिकंदर 326 ईसा पूर्व, सिकंदर क्या करेगा 326 ईसा पूर्व में झेलम और चिनाब, ये यही तो है ऊपर सारी